हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम डेली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं उनके साथ ही दोस्तों हमने शुरुआत की है एक नई सीरीज की, जिसका नाम है डेली जीके तड़का की, जिसका डोज 4 करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली जीके तड़का है, इसके जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पियरे ओलिवियर, जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो याद रखना है, इन्होंने गीता गोपीनाथ की जगह ली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पियरे ओलिवियर गोरिंचस है, यह वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लाउसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक है। यह दोस्तों पियरे ओलिवियर, यह एक फ्रांसीसी नागरिक भी है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यह एक वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। और यह प्रभावी कब से हुआ था, तो 1945 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इस संस्था में दोस्तों कितने देश शामिल है, तो 190 देश शामिल है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है और सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीति की निगरानी भी करता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जो आपको याद रखना है। और अब शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों नाओमी ओसाका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह 16 जनवरी को दोस्तों अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहली हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों अविनाश पांडु को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है दोस्तों मणिपुर राज्य को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसे प्रदर्शित किया गया है लोंगेवाल जैसलमेर में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यह लिया दोस्तों विराट कोहली ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है। तो इसे बनाया गया है दोस्तों सऊदी अरब में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। कि हाल ही में किसी देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पास्को चर्चा में रही है। तो यह रही है दोस्तों जो पास्को कंपनी है, यह किस देश की है, तो दक्षिण कोरिया की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया की पास्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के इंटीग्रेटेड स्टील मिल शुरू करने के लिए 37,000 करोड़ मतलब $5 बिलियन रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो पॉस्को है यह चर्चा में रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों दक्षिण कोरिया की। तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है दक्षिण कोरिया, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सियोल। यहीं पे हम बात करें दक्षिण कोरिया की करेंसी की, तो यह दक्षिण कोरियाई वॉन है।
दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है दोस्तों किम बू क्यूम है, और यहीं पे हम बात करें राष्ट्रपति की तो यह दोस्तों मून जे इन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो दक्षिण कोरिया है यहाँ पर सैमसंग, हुंडई और एलजी का मुख्यालय स्थित है। और साथ ही यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों 38 पैरेलल लाइन। याद रखना आपको, इसका नाम क्या है 38, मतलब 38वीं समांतर रेखा है। तो मैप में आपने देख लिया दोस्तों, ये है साउथ कोरिया। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 दक्षिण कोरिया। मतलब दक्षिण कोरिया देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को ने किसके साथ समझौता किया है, तो अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रसिद्ध बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उनका जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध बिरजू महाराज है इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका जो संबंध है वह कथक नर्तक से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रसिद्ध बिरजू महाराज। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। बिरजू महाराज को सरोद और वायलिन बजाने का भी शौक था। बिरजू महाराज का जो जन्म का नाम है वो क्या है दोस्तों, तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हंडिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, तो यह शंभू महाराज और लच्छू महाराज थे, जो कि कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के नर्तक थे। तो याद रखना, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है बिरजू महाराज से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं बिरजू महाराज की और डिटेल में। तो इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1964 में इन्हें दिया गया था। और पद्म विभूषण से इन्हें कब सम्मानित किया था, तो 1986 में। नेक्स्ट है दोस्तों कालिदास सम्मान इन्हें कब दिया गया था, तो 1987 में। और लता मंगेशकर पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2002 में दिया गया था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए पंडित बिरजू महाराज को 2012 में सम्मानित किया गया था। और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए इन्हें दोस्तों 2016 में भी सम्मानित किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे बिरजू महाराज से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि प्रसिद्ध बिरजू महाराज का निधन हो गया है, और उनका जो संबंध है वो किससे था, तो यह कथक नर्तक थे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में लोसांग मतलब नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो इसे मनाया गया है सिक्किम राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसंग उत्सव मनाया जाता है। और यह उत्सव दोस्तों मुख्य रूप से 4 दिन तक जारी रहता है। और यह ऐसा समय है जब किसान अपने फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। तो याद रखना है इसका जो आयोजन है, मतलब ये जो लोसांग महोत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकरंग उत्सव 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों जयपुर राजस्थान में। और अगला पॉइंट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, तो पणजी गोवा में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है दोस्तों रेणु भाटिया जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। यह है रेणु भाटिया जिन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों एनआईटी फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इनकी जो नियुक्ति है वो दोस्तों कितने वर्ष के लिए की गई है, तो 3 वर्ष के लिए की गई है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यूड्रामा बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार भी निभाया था। और इसके अलावा दोस्तों आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 रेणु भाटिया। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से प्रारंभ होगा, तो इसका जो प्रारंभ होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 23 जनवरी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा।
और यह कदम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जयंती अब प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। और वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको आमंत्रित किया है। वो कौन कौन से देश है दोस्तों? तो यह किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। तो याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, 23 जनवरी। मतलब 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से प्रारंभ होगा? तो 23 जनवरी से। और इससे पहले कब से प्रारंभ होता है? यह 24 जनवरी से प्रारंभ होता था। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे महत्वपूर्ण दिवस की। तो मोदी सरकार में दोस्तों कुछ परिवर्तित किए गए या जो नए दिवस मनाए जा रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 16 जनवरी को अब प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। 14 अगस्त की बात करें दोस्तों तो इस दिन विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। से दोस्तों 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों सरदार पटेल की जन्म तिथि भी होती है। और मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर को अब प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और यह दिन दोस्तों बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। और 26 दिसंबर को दोस्तों अब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है मीनाक्षी लेखी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मीनाक्षी लेखी। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया है। और यह कार्यक्रम दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया कि मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मिसेज वर्ल्ड का जो खिताब है ये जीत लिया है साइलिन फोर्ड ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है साइलिन फोर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो साइलिन फोर्ड है यह अमेरिका की है और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का जो खिताब मिसेज इंडिया 2021 की विनर रही भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो वेगास नेवाड़ा में किया गया था। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 साइलिन फोर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य के पेज टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से महसूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के पेज टाइगर रिजर्व में स्थित है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सुपर मॉम, जिन्हें कॉलर वाली के नाम से भी जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश के पेज नेशनल पार्क की सुपर मॉम का जो निधन है वो हो गया है। दोस्तों इन्हें कॉरलवारी बाघिन के नाम से मशहूर इस बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इस बाघिन का जो जन्म है वो पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 में हुआ था। और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म भी दिया था। साल 2008 से लेकर दोस्तों 2021 तक बाघिन 8 बार मां बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया। और ये जो कॉलर वाली बाघिन है इन्होंने आखिरी बार दोस्तों जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश और राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर की बात करें तो यह मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश राज्य। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा लेक्चर एंड नहीं हुआ है। इसके बाद हम करने वाले हैं डेली डोज का जीके तड़का, तो ये देखना ना भूलिए। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों बहुत से बच्चे इसका जवाब भी देते हैं और बहुत से बच्चे इसका जवाब भी नहीं देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे होते हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नया महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं डेली जीके तड़का का डोज 4 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बाती ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो क्या है। तो दोस्तों यह किस कारण से जो बत्ती होती है उसमें मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, तो यह केसी तत्व के गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अपमार्जक मिलने पर जल के जो पृष्ठ तनाव है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपमार्जक मिलाने पर जल के जो पृष्ठ तनाव है इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह दोस्तों कार्य करता है केसी तत्व के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि जल का जो आपेक्षिक घनत्व है मतलब रिलेटिव डेंसिटी है यह किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो यह होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। याद रखना आपको कि जल का जो आपेक्षिक घनत्व है यह किस ताप पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो इसका जो कारण है वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें हैं वह गोलाकार होती है। अगला पॉइंट है कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते समय क्या अनुभव होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम बाल्टी को पानी की सतह से ऊपर खींचते हैं तो यह भारी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है वो क्या है। तो वायु के घनत्व की तुलना में जो बादल का घनत्व है वो कम होता है। याद रखना दोस्तों आपको पॉइंट है कि वायु के जो घनत्व की तुलना में जो बादल का घनत्व होता है वो कम होता है। और आज का लास्ट पॉइंट है आपके लिए कि पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है। तो इसका कारण भी दोस्तों केसी तत्व है, मतलब जो पौधे की जड़ है इससे पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का जो कारण होता है तो वह दोस्तों केसी तत्व का कारण होता है। तो दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज में इतना ही, और अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मैंने दोस्तों अच्छी लगी और आपको दोस्तों हमारी सीरीज डेली जी के तड़का का डोज अच्छा लगता हो तो इसे भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक